हाँ जी, बात कर रहे थे हम लोग उत्तरकालीन मुगल काल। चलिए सब लोग सेटल हो जाइए जल्दी, अब सुन लीजिए, वैसे बहुत लेट हो गया। शाह आलम द्वितीय की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। चलो अब सिग्नेचर सब बाद में करना, जो भी करना, अब सुन लो पहले। हाँ, तो शाह आलम द्वितीय की बात कर रहे थे हम लोग 1759 से लेके 1806। 1759 में हम लोग पहला इसके अंदर टॉपिक पढ़ चुके थे, ठीक है। पहला क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था शाह आलम द्वितीय में हम लोग ने? क्या पढ़ा था? हाँ, तो इसमें क्या क्या पढ़ लिया? बॉडी वॉश पढ़ लिया था हम लोगों ने, पानीपत पढ़ लिया था, अगला है हम लोग का बक्सर। जो बक्सर इसके अंदर आता है वो अगला वाला वॉर इसके अंदर पढ़ना है हमको, ठीक है। चलिए देखिए, 1764 बैटल ऑफ बक्सर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। अब बातें होंगी तो मैं सबको अलग अलग कर दूंगा, सबको अलग अलग कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ अलग अलग कर दूंगा, सुन लो बहुत ध्यान से, सबको अलग अलग बैठा दूंगा, फिर मत बुरा मानना कोई कि सर ने हमें बैठा दिया, हमें बैठा दिया। देखो, बक्सर का लड़ाई बताई थी मैंने, प्लासी की लड़ाई से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो लड़ाई शुरू हुई थी बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में शुरू हुई थी, ठीक है। बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल में आपको पता है प्लासी के दौरान सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला की हत्या के बाद में वहाँ पे जो अगले नवाब बैठे थे आके, उनका नाम था मीर जाफ़र, ठीक। मीर जाफ़र गद्दी के ऊपर बैठे आके, मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की गद्दी से हटा दिया था, क्योंकि वो उतना उपहार अंग्रेज़ों को दे नहीं पा रहे थे जितने अंग्रेज़ डिमांड कर रहे थे। तो बंगाल की गद्दी पे जो नया नवाब आके बैठा था इस समय, उसका नाम था कासिम। अब कासिम में के नाम से बहुत सारा बंगाल के अंदर देखोगे आप, कासिम बाज़ार या कासिम चौक करके बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, वो इन्हीं नवाब के नाम से बनी हुई। तो कासिम को, जब मीर कासिम को इस गद्दी के ऊपर बैठाया गया था, तो मीर कासिम जब गद्दी पे बैठे तो वहाँ पे उसने एक प्रॉब्लम देखी थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज़ बंगाल के अंदर जो कर लगा रहे थे, वो सारे के सारे कर किनके ऊपर लग रहे थे? भारतीयों के ऊपर लग रहे थे। वहाँ पे यूरोपियंस को, जब मैं यूरोपीय बोलता हूँ तो पुर्तगीज़, डच, अंग्रेज़, फ्रांस, डेन्स सब आ जाते हैं, ठीक है। तो यूरोपियों को किसी भी तरीके का कोई कर नहीं देना पड़ता था अगर वो वहाँ व्यवसाय करते थे, ठीक है। कि कर किसको देना पड़ता था? भारतीय अगर व्यवसाय करते उन्हें कर देना पड़ता था। उस कर को बोला जाता था दस्तक। क्या बोला जाता था? दस्तक। ये कर एक पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं दो कम्युनिटी के अंदर, यूरोपीय कम्युनिटी और भारतीय कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ी एक खाई क्रिएट कर रहा था। तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो इसको ख़त्म मीर कासिम ने कर दिया। दस्तक किसने ख़त्म किया? मीर कासिम ने ख़त्म किया। मीर कासिम जैसे ही दस्तक ख़त्म करते हैं, अंग्रेज़ इनके ऊपर अटैक करते हैं कि तुमने हमसे पूछे बिना यहाँ पे दस्तक ख़त्म कैसे कर दिया। तो दस्तक ख़त्म करने का परिणाम भुगतना पड़ता है मीर कासिम को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। अब मीर कासिम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि वो सिराजुद्दौला का हाल प्लासी में देख चुके थे, ठीक है। तो मीर कासिम यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहते हैं अवध की, क्योंकि बंगाल के बाद में जो सबसे बड़ा यहाँ पे टेरिटरी थी वो अवध थी, है ना। तो अवध के नवाब अगर यहाँ पे मदद कर दें आगे थोड़ी बहुत, तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी जीत सकती है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जब बंगाल के अगेंस्ट में ये वॉर शुरू किया तो मीर कासिम कहाँ पहुंचे थे? अवध के नवाब के पास, जिनका क्या नाम था? शुजाउद्दौला। ठीक, ये अवध के नवाब है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के पास पहुंचे तो शुजाउद्दौला ने बोला कि हम दो मिलके इस वॉर को नहीं समेट सकते, हमको सबसे बड़ी पावर का साथ लेना पड़ेगा। और वो सबसे बड़ी पावर कौन है? मुगल। ठीक है, तो मुगल राजा तो आपको पता ही है कौन है इस समय? शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों की टीम बन गई, बंगाल की, अवध की और मुगलों की। इन तीनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में ये वॉर लड़ा है। 1700 कब का है? 1764 का वॉर है। इस वॉर को लड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मैंने बोला था, अपनी कुशलता का भरपूर यहाँ पे दिखाया कि हम कितने कुशल हैं वॉर लड़ने के लिए। तो उस कुशलता के बल पे ये लोग ये वॉर जीते। और वॉर जीतने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव ना सिर्फ बंगाल के ऊपर हुआ, क्योंकि अवध भी इसमें इन्वॉल्व था, तो अवध के ऊपर भी इनका प्रभाव पहुँचेगा। और मुगल भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो मुगलों के ऊपर भी इनका प्रभाव पहुँचेगा। जैसे ही ये वॉर इन्होंने जीता, वॉर जीतने के बाद में एक ट्रीटी साइन हुई थी, इलाहाबाद की संधि बोलती हैं जिसको हम लोग। कब साइन हुई थी? 1765। ठीक है, अगली साल की संधि साइन हुई 1765। इसमें जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, इसमें मुगलों के साथ में एक संधि की गई थी कि मुगल दिल्ली छोड़ देंगे, मुगल दिल्ली छोड़ देंगे, और जो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है वो भारत का राजा होता है, ये तो पता ही है हमको। तो मुगल दिल्ली छोड़ देंगे, और मुगल दिल्ली छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? इलाहाबाद चले जाएंगे, सिर्फ इलाहाबाद के अंदर मुगल रहेंगे। तो 1765 में शाह आलम को दिल्ली छोड़ना पड़ा, और 1765 से लेकर 1772 तक ये वापस दिल्ली नहीं आ सके। ठीक है, ये दिल्ली किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में रहा है। ठीक है, तो एक वॉइड है ये बहुत बड़ा 65 से 72 के बीच में। इस दौरान शाह आलम द्वितीय को गद्दी से दिल्ली की हटा दिया गया था। हालांकि वो मुगल राजा बने रहेंगे, लेकिन कहाँ से? इलाहाबाद से बने रहेंगे। ठीक है, तो दिल्ली की कमांड किसके हाथों में है इस समय? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। ठीक, तो ये बक्सर की लड़ाई ने बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट किया मुगलों के लिए, मुगलों को कमज़ोर भी किया। तो बोला जाता है बक्सर का युद्ध वो निर्णायक युद्ध है जिस युद्ध के बाद में ये डिसाइड हो गया था कि भारत पे अगला शासक कौन होगा। ठीक है, अगला शासक कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करेगी। ठीक, हाँ, इलाहाबाद और कारा, इलाहाबाद और कारा, इलाहाबाद से ही मिलती हुई जगह, वो जब मैं वॉर पढ़ाऊंगा तब बता दूँ। तो 1765 से 72 के बीच में ये जो एक गैप है बहुत बड़ा, इस गैप को फिल कैसे किया गया? मुगल वापस कंटिन्यू कैसे किए? 1772 के अंदर मराठा सपोर्ट मिला इन लोगों को, मुगलों को मराठा सपोर्ट मिला 1772 में। 1772 में आपने नाम सुना होगा महाजी संध्या का, नाम सुना है? महाजी संध्या। महाजी संध्या ने क्या करा था? मुगलों की यहाँ पे मदद करी, और उनकी मदद से शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली की गद्दी पे बैठे। कब? 1772। तो शाह आलम द्वितीय वापस गद्दी पे जब बैठे तो वो किसकी मदद से बैठे थे? मराठा की मदद से बैठे थे। ठीक है, महाजी सिंधिया का नाम याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने ही इनको वापस गद्दी पे बैठाया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1772 में ये गद्दी पे बैठ तो गए, लेकिन उसके बाद में इनको क्या करा गया कि इनका एक कह सकते हैं हम लोग, मुगलों के आपस के संघर्ष, हम सबको पता है कि मुगल एक दूसरे से संघर्ष करके गद्दी छीनने की कोशिश करते रहते थे। ठीक है, इसी समय एक शासक था जिसका नाम था बिदर बख्त। ठीक है, बिदर बख्त, ये मुगल है, याद रखिए। 1772 के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1772 में जब इनको गद्दी पे बैठाया गया, उसके बाद में क्या हुआ? एक मुगल था जिसका नाम था बिदर बख्त, वो शाह आलम के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उसको पता है मुगल कमज़ोर है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत कमज़ोर कर दिया। वो इनके ऊपर अटैक करता है, अटैक करके यहाँ पे गद्दी को छीनना चाहता है, और अटैक करते समय शाह आलम की आंखें फोड़ दी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, शाह आलम की आंखें फोड़ दी जाती हैं, ये अंधा हो चुका है इस समय, और बिदर वक्त यहाँ पे शासन करना चाहता है। लेकिन मराठा फिर आते हैं बीच में, और मराठा वापस किसको बचाते हैं? शाह आलम को आगे बचाते हैं, और गद्दी पे कंटिन्यू रहता है शाह आलम। तो 1772 से लेकर 1806 तक शाह आलम अंधा है जब गद्दी पे बैठा हुआ। ठीक है, तो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था वो बिदर वक्त की वजह से। ठीक, गद्दी छीनी नहीं गई, लेकिन इसको अंधा कर दिया गया। तो ये 1772 से लेकर 1806 तक रूल तो कंटिन्यू करता है, लेकिन अब आप समझ सकते हो कि मुगल इस दौरान कितने वीक हो जाएंगे जब एक अंधा राजा गद्दी के ऊपर बैठा हुआ हो।
ठीक है। तो इस वजह से मुगल वीक होते चले गए। इसका फायदा लगातार अंग्रेज उठाते रहे और 1803 का समय जब आया, 1803 का जब समय आया तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर कॉइन्स चला दिए थे। कॉइन्स किसके कॉइन? कंपनी के कॉइन चला दिए थे। मतलब उसके ऊपर क्वीन का अब स्टाम्प होता था, क्वीन का फोटो हुआ करता था। तो आपको पता है जो दिल्ली की गद्दी पे शासन करता था और जिसके दुनिया के अंदर सिक्के चलते हैं वही तो असली शासक होता है। तो यहाँ पे मुगलों के सिक्कों के साथ साथ में किसके सिक्के चलना शुरू हो गए थे? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के। कब? 1803। तो बोला जाता है 1803 वो समय है जिस समय में मुगलों के हाथ से यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चली जाती है, पूरी तरीके से चली जाती है। ठीक है। 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 6 में मृत्यु के बाद कौन आता है? 65 से 72 ये गैप है। इस गैप में 65 से ये इलाहाबाद में चले जाते हैं। इलाहाबाद में चले जाते हैं। दिल्ली में कोई नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है। 1772 में मराठा समर्थन देते हैं। महाजी सिंधिया यहाँ पे मदद करते हैं इनकी और ये 1772 में वापस गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं अगला अटैक फिर होता है इनके ऊपर। वो कौन करता है? एक मुगल है जिसका नाम बिदरबख्त है। ठीक है। तुरंत बिदरबख्त इनके ऊपर अटैक करता है, इनको अंधा कर देता है। अब 1772 से 1806 तक जब ये गद्दी पे बैठे हैं तो एक अंधा शासक बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये अंधे के तौर पे बैठे। यहाँ की ये कहानी बताई थी मैंने आपको। ठीक। फिर मैंने 1803 बताया जब मुगल यहाँ पे कॉइन के साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कॉइन भारत में चलने लग गए। ठीक। तो ये दोनों यहाँ पे इस चीज़ के शाह आलम द्वितीय के काल के अंदर ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है। ये इसके कार्यकाल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर पूछा जाएगा तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। शाह आलम द्वितीय से रिलेटेड पूछ लिया जाए कि डिग्रेडेशन का कारण क्या था शाह आलम द्वितीय का, तो ये कारण आप लोग उस आंसर में लिख सकते हो। ठीक है। मराठा का भी, विदर्भक्त का भी लिख सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन का भी लिख सकते हो, या ये लड़ाइयाँ भी उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में शाह आलम के बाद कौन है? अकबर सेकंड। से लेकर 1837। ठीक। अकबर सेकंड 1806 से लेकर 1837। 1806 पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन के ऊपर ये है। ठीक है। मतलब पूरी तरीके से जो आधिकारिक रूप से कंट्रोल भारत के ऊपर स्थापित हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी का किसके काल में हुआ था? अकबर द्वितीय के काल में शुरू हो गया था। ठीक है। तो ये मुगलों की सत्ता को एंजॉय करने वाले अंतिम मुगल शासक हैं जिनके हाथों से गद्दी को 1806 के अंदर ही छीन लिया गया था और इनको पूरी तरीके से पेंशन के ऊपर डिपेंड कर दिया गया। 11.6 लाख सालाना पर एनम, 11.6 लाख पर एनम की इनको पेंशन दी जाती थी। ठीक है। हाँ, अंग्रेज देंगे इनको। ठीक। तो ये 1806 के अंदर यहाँ पे मुगल काल समाप्त ही माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ नाम की एक पोस्ट बची थी कि मुगल कोई है। ठीक है। तो ये 1806 से लेकर 57 तक सिर्फ एक नाम मात्र की पोस्ट चलती रही। अब दीवानी और निजामत के जितने भी राइट्स थे या अधिकार थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। अपने हाथों में। किसी को याद है 1799 क्या है? मैसूर। और कुछ हुआ ऐसे में? टीपू सुल्तान की मृत्यु। और कुछ? टीपू सुल्तान की मृत्यु या उस वॉर का कारण क्या था? कारण क्या था? हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्या? सहायक संधि। वेरी गुड। सहायक संधि 1799 में हो रही है। सहायक संधि आगे बताऊंगा मैं आपको। सहायक संधि का मतलब ही होता था कि पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक तमाम तरीके के अधिकार किसके हाथों में आ जाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो यहाँ वेलेजली गवर्नर था इस समय और वेलेजली ने आगे कई सारी टेरिटरी के ऊपर ये सब्सिडरी अलायंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक संधि, ये साइन करवा ली। तो इससे पता लगता है कि अंग्रेजों का अधिकार यहाँ पे आ ही चुका है, बस एक नाम मात्र के मुगल शासक बचे हुए। ठीक। हालत देखो ऐसी हो चुकी थी कि अकबर सेकंड ने
क्या करा था, इनको पेंशन नहीं मिल पा रही थी, पेंशन जो थी अंग्रेज़ों को पेंशन नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने पेंशन के लिए भारत से बहुत ही होनहार एक वकील को भेजा कि जाइए हमारी पेंशन बहाल करवाई जाए। इन्होंने इंग्लैंड भेजा था उन्हें कि हमारी पेंशन को बहाल करवाई जाइए। तो किसी को पता है वो वकील महान कौन है? बैरिस्टर राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को इन्होंने भेजा था। राजा राम मोहन राय का नाम राम मोहन रॉय था, राम मोहन राय था, हाँ। राम मोहन रॉय को इन्होंने भेजा कि मेरी पेंशन को बहाल करवा लीजिए जाके। ठीक है, तो ये गए, इन्होंने जाके पेंशन बहाल करवा ली जाके। इसी वजह से अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी है? अकबर द्वितीय ने दी। ठीक है, अकबर द्वितीय ने दी। तो ये हालत हो चुकी थी इस दौरान, देख सकते हैं हम लोग। इस समय में एक साल आता है 1835। 1835, ठीक। 1835 में जो मुगल सिक्के चला करते थे भारत के अंदर, उनको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। 1835 में जो मुगल सिक्के भारत में चलते थे, उनको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। अब कोई मुगल सिक्के भी भारत के अंदर नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिक्के चलाती थी वही सिक्के भारत के अंदर चला करेंगे। ठीक है, और कोई सिक्के नहीं चलेंगे। तो मुगलों की हालत दिन ब दिन दयनीय होती चली जा रही है। इसका एक प्रमाण यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है अकबर द्वितीय के काल में। तो आर्थिकी जितनी भी थी वो सब चली गई। हाँ, जैसे कि सिक्के को बंद कर दिए होंगे, अब उनकी कॉस्ट तो अभी होगी, तो फिर देखो क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन सुना है, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण या ऐसी चीज़ें जब भी होती है, करेंसी को क्या करती है गवर्नमेंट? वापस ले लेती है। सरकार क्या करती है, जो भी मार्केट में करेंसी चलती होती है उस करेंसी को विड्रॉ कर लेती है, उसके बाद में नई करेंसी लॉन्च करती है। तो यही हुआ है उस समय में भी। मुगलों की जितनी भी करेंसी चला करती थी उस सबको जब्त कर लिया गया था, जमा कर लिया गया सरकार के खजाने में, और उसके बदले जितनी भी करेंसी चला दी गई वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी चला दी थी। बस ये सब जमा कर लिए। बोल तो रहा हूँ मैं, जिन लोगों के पास में रह गए उन लोगों के पास में रह गए। जैसे आपके पास, मेरे पास में कोई पुराना 500 का नोट अगर अभी भी बचा होगा, हम लोग ने जानबूझ के एक्सचेंज नहीं कराया कि चलो एक मेमोरी रहेगी, ऐसे ही ना। तो कुछ इस तरीके के नोट जिनके पास में रह गए वो रह गए, बाकी सभी लोगों ने एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, तो मार्केट में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पैसा तो होना चाहिए आपके पास ना, तो इसलिए पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा, तो मार्केट में जो पैसा चलेगा वही लोग चलाएंगे। इसलिए ऐसा ही हुआ था जैसा आज के समय में हुआ। ठीक, तो मुगल शासन 1835 के अंदर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, क्योंकि सिक्के भी बंद हो गए। सिर्फ और सिर्फ एक मुगल पोस्ट बची हुई है और कुछ नहीं बचा है। नाम की एक पोस्ट बची हुई है जिसको हम लोग कहते हैं ये मुगल है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। राजव्यवस्था में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, राजव्यवस्था में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेसिडेंट के रोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है कई सारे लोगों ने। ठीक है, जब आप पढ़ोगे जाके किताबों के अंदर देखोगे तो कई सारे लोगों ने प्रेसिडेंट के रोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। प्रेसिडेंट को नाम मात्र का शासक बताया गया है भारत के अंदर, और एक रबड़ स्टाम्प बताया गया है कि वो रबड़ स्टाम्प की तरह काम करता है, मोहर लगाने का काम करता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो उसके रोल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है अभी यूपीएससी ने रिसेंटली 2021 के अंदर। तो ये रबड़ स्टाम्प वाला जो रोल प्ले कर रहा है, और 2022 में फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया। अब उसने क्या करा, भारत के प्रेसिडेंट के साथ साथ में दुनिया के दूसरे प्रेसिडेंट के कंपैरिजन करा दिया। बोले कंपेयर करो कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो हमको दिख रहा है कि दूसरे प्रेसिडेंट तो ज़्यादा पावरफुल है, यूएसए का पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, और हमारे यहाँ का पावरफुल नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ करनी थी, भारत की प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिटिसाइज़ करनी थी। कभी कभी बोलता है करो क्रिटिसाइज, आप अपने मन की भड़ास निकालो, बोलता है कभी कभी वो, तो आपको करनी पड़ती है। सेम यहाँ पे वही सीन है। यहाँ पे जिस तरीके से प्रेसिडेंट रबड़ स्टाम्प का काम करता था, उसी तरीके से मुगल सिर्फ रबड़ स्टाम्प का काम करते थे। ठीक है, अगर कोई डिसीजन पारित करना होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि मुझे पीलीभीत के अंदर एक कंपनी डालनी है, तो वो मुगल से जाके सिर्फ लेटर पे स्टाम्प लेने जाते थे, अब वो स्टाम्प लगा दिया करता था और आप कंपनी डालिए चलाइए। ठीक है, ये काम होता था सिर्फ और सिर्फ। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखिए रबड़ स्टाम्प वाला रोल आज के समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अकबर द्वितीय का काल, अकबर द्वितीय के बाद, हाँ इसमें ज़्यादा नहीं होता। ठीक,
बार बहादुर शाह है। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड भी बोलते हैं इनको, 1837 से 1877, ठीक है, 1837 से 57। तो बहादुर शाह जफर तो नाम मात्र के शासक हैं भारत के अंदर, इनके पास में किसी भी तरीके के कोई अधिकार नहीं है, जीरो राइट्स, ठीक है, जीरो राइट्स, कोई अधिकार नहीं किसी भी तरीके का। समय वो आता है कि इनको बोल दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ लाल किले के अंदर और लाल किले की ही सीमा के अंदर आप रहेंगे, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते। अभी तो एक शहर कम से कम पास में होता था इनके पास क्या रह गया, सिर्फ रेड फोर्ट रह गया, लाल किला। तो लाल किले के बाहर भी नहीं निकल सकते थे, और इनके समय में अनाउंस कर दिया गया कि लाल किले के जो अधिकार हैं वो मुगलों के वंशज के पास नहीं रह जाएंगे, बहादुर शाह जफर के बाद किसके पास चले जाएंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाएंगे, ऐसा बोल दिया गया बहादुर शाह जफर के दौरान। तो बहादुर शाह जफर एक बूढ़ा व्यक्ति है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जब 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था तो इनकी उम्र महज अप्रॉक्स लगभग 85 साल की थी, ठीक है, 85 साल की उम्र थी। तो इस समय आप लोग लगा सकते हैं ये 65 वर्ष की अवस्था में तो बैठे ही होंगे गद्दी के ऊपर। तो एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो क्या लड़ेगा अंग्रेज़ों से जब इससे पहले के लोग नहीं लड़ पाए, ठीक। तो इनके समय में अंग्रेज़ जो करते चले गए ये स्वीकार करते चले गए, ठीक। तो दिल्ली की गद्दी गई, लाल किला सिर्फ इनके पास में बचा है, और लाल किले के अंदर भी अगले जो मुग़ल होंगे वो भी यहाँ पे लाल किले के अंदर नहीं रहेंगे, वो सामान्य पब्लिक की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा निर्धारित हो गया था यहीं, ठीक। तो अब सारे के सारे राइट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ होता क्या है, 1837 से 57, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 का जो रिवॉल्ट, ठीक है, जो विद्रोह, 1857 का विद्रोह, बहादुर शाह जफर यहाँ पे जब खड़े होते हैं आगे किसके अगेंस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, तो ये दिल्ली की गद्दी लीड कर रहे होते हैं, दिल्ली से शासन को लीड कर रहे होते हैं, और यहाँ की जो सेना चलती हुई जाती है कहाँ, मेरठ, इनको अपना बादशाह घोषित करती है, और बादशाह घोषित करने के बाद में ये दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पे कब्जा, इनकी जो वाइफ होती हैं जीनत महल, और इनके जो सेनापति होते हैं, क्या नाम था उनका, सेनापति का नाम बताएगा कोई, बख्त खान, ठीक है, बख्त खान इनके सेनापति थे। इनकी वजह से ये 1857 में दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लेते, लेकिन कुछ ही समय पश्चात 1 महीने के अंदर एक यहाँ पे लेफ्टिनेंट जो अंग्रेज़ों का सेनापति था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट हडसन, ठीक, लेफ्टिनेंट हडसन इनको अरेस्ट करता है, और अरेस्ट करके रंगून म्यांमार के अंदर जो एक जगह पड़ती है रंगून जेल में इनको भेज देता है, ठीक है। और ये इनके जीवन काल का अंतिम समय था कि 1857 में इनसे पूरी सत्ता छीन ली जाती है रिवॉल्ट के बाद में, और यहाँ पे 1858 में विक्टोरिया डिक्लेरेशन आता है, विक्टोरिया घोषणा यहाँ पे आती है। इस विक्टोरिया घोषणा में मुगल की पोस्ट को समाप्त कर दिया जाता है, तो मुगल की जो पोस्ट भी थी वो भी अब इस समय समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो मुगलों की पोस्ट यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो ये लेटर मुगल्स हैं, उत्तरकालीन मुगल्स हैं। अब मैं अगर आपसे कारण पूछूं, आपने प्रीवियस क्लास भी पढ़ा, आज का क्लास भी देखा आप लोगों ने, तो अगर मैं आपसे कारण पूछूं कि मुगलों के विघटन के कारण बताइए, तो मुगलों के विघटन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कमज़ोर उत्तराधिकारी, ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था कमजोर। चलो चलो एक एक करके लिखते रहे, आप बताते रहो, मैं लिखता रहता हूँ, फिर बात करेंगे। क्या बोला पहले आपने? हाँ, कमजोर उत्तराधिकारी। क्या बोलते हैं कमजोर को? है? अरे हिंदी में क्या बोलते हैं कमजोर? तो उर्दू वर्ड है, अयोग्य। वेरी गुड। पहला पॉइंट तो लिख लेते हैं हम, अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक। अयोग्य हम इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको टाइटल्स याद है सारे शाहे बेखबर, लंपट मूल, घृणित कायर, सब पता है आपको, ठीक है। क्योंकि इन लोग का ज़्यादातर समय कहाँ था? अपने राजा या प्रशासन या सत्ता के अंदर नहीं था, ज़्यादातर समय इनका कहाँ रहता था? इधर उधर की दुनियादारी, एंटरटेनमेंट, डांस, ये वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा व्यतीत किया। तो अयोग्य उत्तराधिकारी पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? उत्तराधिकारी के युद्ध जो हुए,
उत्तराधिकारी की जो लड़ाइयाँ हुई थी, उन लड़ाइयों के अंदर बहुत सारी लड़ाई, जैसे जजाऊ के युद्ध से शुरू करी थी हम लोगों ने, ठीक है, और बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी हुई उत्तराधिकारी को लेके। तो ये मुगल्स के अंदर ज्येष्ठाधिकार जैसी कोई परंपरा नहीं थी। ज्येष्ठाधिकार का मतलब कि क्राउनशिप होगी आपकी, पहले ही डिक्लेयर कर दिया जा रहा है राजा, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो उत्तराधिकारी की लड़ाई होना यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले से ही तय हुआ करता था कि भाई लड़के अपनी गद्दी छीन लो जिसको छीन ली। तो ये उत्तराधिकारी की लड़ाइयों ने भी मुगलों को कमज़ोर बनाया, क्योंकि मुगल आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक, तीसरा पॉइंट, हाँ केंद्रीय शक्ति का अभाव भी था। आपसी, वो तो उत्तराधिकारी की लड़ाइयों में आ गए। केंद्रीय शक्ति का अभाव, केंद्रीय शक्ति का अभाव, क्या क्या एग्जाम्पल दोगे इसमें? जी सर। एग्जाम्पल क्या दोगे इसमें? सर एग्जाम्पल यही समझ सकते हैं कि अगर कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है तो उत्तराधिकारी क्यों हो रही है यहाँ पे? अगर कोई केंद्रीय शक्ति होती तो हम कभी भी उत्तराधिकार को नहीं, केंद्र पे तो शक्ति बैठी हुई है, मुगल तो बैठे हैं लेकिन कमज़ोर है, वीक है। केंद्रीय शक्ति तो है लेकिन आप कह सकते हो कि वो कमज़ोर है, वीक है। वीक है, कंपनी को हद से ज़्यादा शासन करने का अधिकार, व्यापार करने का। हाँ, मजबूत नहीं है ये कह सकते हो, केंद्रीय शक्ति का अभाव नहीं कह सकते, है ना, ये नहीं कह सकते। चलो जैसे आपने बोला, क्या बोला अभी? कंपनी को हद से ज़्यादा व्यापार करने का अधिकार। हाँ, वो कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी एक रीजन बनेगा। एक कारण तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार दिए गए यहाँ भारत के अंदर, उस अधिकार की वजह से भी भारत के अंदर मुगलों का यहाँ पे विघटन हुआ। ठीक, और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गए आप, 1717 का क्या? हाँ, वो तो यहाँ आ गया ना अधिकार। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गए आप लोग, फिर शासन का अभाव। हाँ, नॉबल्स, हाँ वेरी गुड, नॉबल्स भी आएगा इसमें, एक नॉबल्स वाला पॉइंट भी लिखिएगा। नॉबल जो थे इस समय में, या जिनको हम लोग कह सकते हैं सेनापति जो, मैं बोल रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग भूल गए, औरंगजेब को। ठीक है, वो सबसे ऊपर आएगा क्रोनोलॉजी में यहाँ पर, औरंगजेब की दक्कन नीति। दक्कन नीति का औरंगजेब ने दक्षिण भारत में 25 साल व्यतीत किए थे। 25 साल वो आया ही नहीं ऊपर दिल्ली में, 25 साल दक्षिण में रहा। तो उस 25 साल का गैप सोचो ज़रा, हम लोग पढ़ रहे थे ना, अकबर से पहले हुमायूं पढ़ा था और ये सब पढ़े थे, तो हम लोग देख रहे थे 1-2 साल के लिए भी अगर मुगल इधर उधर हो जाते थे तो कोई गद्दी छीन लिया करता था, कुछ हो जाया करता था। यहाँ तो औरंगजेब 25 साल तक दिल्ली आया ही नहीं, 25 साल दक्षिण भारत में रहा। तो सोचो मुगल सत्ता कितनी कमज़ोर हो जाएगी उस समय, है ना। तो इसने दक्षिण भारत के अभियान को चलाने के लिए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए तमाम पैसा तो बर्बाद किया ही किया मुगलों का, और साथ ही साथ में पॉलिसी इतनी मजबूत भी नहीं थी कि जिसकी वजह से मुगल सत्ता वापस रिकवर कर पाती। तो औरंगजेब की दक्कन नीति सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, औरंगजेब की दक्कन नीति के साथ में औरंगजेब की आप लोग सांप्रदायिक नीति भी लिख सकते हैं, वो भी एक पॉइंट हो सकता है। नोबल्स की बात या सेनापति की बात करी हम लोग ने, तो सेनापति के अंदर जुल्फिकार खां देखा आप लोगों ने, सैयद ब्रदर्स देखे, सैयद बंधु देखे हम लोगों ने। ठीक है, उनका जो रोल यहाँ पे हुआ था, उस रोल की वजह से मतलब राजाओं से अधिकार किसके हाथों में चला गया? नोबल्स के हाथों में चला गया, जिसकी वजह से ये सत्ता और कमज़ोर हुई। और नोबल्स भी क्या थे? बहुत ही सेल्फिश थे। नोबल्स को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूत करना था। नोबल्स को ये नहीं था कि मुगलों के प्रति वफादार हों, कि मुगल कितने मजबूत हो जाए, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें लेना देना था सिर्फ अपना सेल्फ प्रॉफिट से। ठीक है, तो ऐसी कोई भी धारणा इन लोगों के अंदर नहीं थी कि मुगलों को हमें मजबूत करके रखना है, ये धारणा नहीं थी। इस वजह से नोबल्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और बताइए हाँ, नोबल्स, वो सब नोबल्स के अंदर लिखोगे आप, नोबल्स के अंदर लिखोगे। हाँ, सैन्य शक्ति, ठीक है। सैन्य शक्ति का अभाव लिख सकते हैं। सैन्य शक्ति का अभाव, सैन्य शक्ति का अभाव कैसे हुआ? कारण क्या था कि सैन्य शक्ति का अभाव होने के कारण ये थे, नोबल्स के हाथों में रूल आने लगा।
नोबल्स जिनको नियुक्ति देते थे वो ईरान के लोग होते थे, अफगानी लोग होते थे, ठीक है, तुरानी लोग होते थे। कोई भी भारत से ज़्यादातर कम ही हो गए थे भारत के लोग उसके अंदर। तो वो भारत के प्रति वफादार कम होंगे, जो लोग बाहर के होंगे वो भारत के प्रति वफादार तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ईरान के, तुरान के या अफगान के लोग भारत की टेरिटरी को बचाने की कोशिश क्यों करेंगे? अफगान अटैक होगा वो तब भी कमज़ोर रहेंगे, ठीक है। चाइना अटैक करता उस समय तब भी कमज़ोर रहते वो लोग। उन्हें मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने सेल्फ प्रॉफिट से मतलब था। तो सैन्य शक्ति के अंदर जो नोबल्स ने सैनिकों को यहाँ पे एडमिट कराना शुरू किया था, वो एडमिट किन लोगों का किया था? बाहरी लोगों को शुरू किया था, जिसकी वजह से सैन्य शक्ति यहाँ पे गिरती चली गई और उसमें भी कमज़ोरी आई। तो सैन्य शक्ति लिख सकते हैं आप। और दिल्ली करनाल की संधि लिख सकते हैं। हाँ, दिल्ली करनाल की संधि के नाम से शास्त्र में ये सब पॉइंट के अंदर लिखने वाली चीज़ें हैं, हेडिंग के अंदर लिखने वाली चीज़ें। हाँ, तो ये आप किसी चीज़ के अंदर लिखें। जैसे इसको आप लिख सकते हो करनाल की संधि। करनाल की संधि आप लिख सकते हो उत्तराधिकारी की लड़ाइयों में लिख दो, वहाँ पे मेंशन कर दो कहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में कहीं ना कहीं लिख दो उसको। अब ये जो बैटल हुए, लड़ाइयाँ हुए, अगर एक एक लड़ाई लिखने शुरू कर दोगे तो 40 पॉइंट बन जाएंगे। हाँ, तब लिख दो, वहाँ पे मेंशन कर दो। और क्या कारण हो सकता है? साम्राज्य बहुत बड़ा था। हाँ, तो ये कह सकते हो ना, योग्य उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, एक बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, ये हो सकता है। आर्थिक कारण होंगे कुछ? आर्थिक कारण लिख दिया मैंने। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में क्या एग्जाम्पल दे सकते? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे आर्थिक कारण शुरू हो गए शाहजहाँ के समय से। शाहजहाँ के ही समय से जो उसने वास्तुकला के अंदर रुपए बर्बाद किए, वही सबसे बड़ा नुकसान था मुगलों के लिए। तो ये आर्थिक कारण में शाहजहाँ का पॉइंट आप बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे कि वास्तुकला के अंदर प्रयोग किए गए रुपए वो आर्थिक कारण का एक बहुत बड़ा कारण था। और उसके बाद में शाहजहाँ के बाद में कुछ और एग्जाम्पल में अगर मेंशन करना होगा तो एग्जाम्पल में मेंशन करेंगे आप लोग कि भारत के अंदर से कुछ करों को समाप्त करना और कुछ नए करों को लागू कर देना। जैसे सरदेशमुखी चौथ लागू किए गए, वो पब्लिक या जनता के सिस्टम को कमज़ोर कर रहे थे। जजिया को ख़त्म किया गया तो जजिया मुगलों के प्रभाव को ख़त्म कर रहा था। तो ये कुछ आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से ये लोग एक बैकफुट पे चले गए, ठीक है। हाँ, मराठों को शेयर देने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को शेयर देने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रॉफिट लेने लगी। तो आर्थिकी में अब देखो, एक इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर 5 करोड़ रुपए हैं। 5 करोड़ रुपए किसी एक सत्ता के हाथों में रहेंगे तो मुगल हो गए, ठीक है। अगर वो 5 करोड़ रुपए मुगलों में 18वीं शताब्दी के अंदर जो पावर बढ़ गई हैदराबाद, मैसूर, इनमें, और हम लोग कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में, इन सब में बटेंगे तो 1.5 2 करोड़ रुपए आएंगे सबके फेवर में। तो इससे कमज़ोर होगी आर्थिकी कि नहीं होगी? पहले 5 करोड़ थे, अब 1 करोड़ बचे, तो आर्थिकी नो डाउट कमज़ोर होगी। अब कई सारे लोगों में आर्थिकी बढ़ गई। और क्या लिख सकते हो? विलासतापूर्ण जीवन, हाँ ठीक है, हाँ, एक कह सकते हैं हम लोग। मुगल जो थे, हाँ, विलासतापूर्ण जीवन जीना, अपने पर्सनल मैटर्स में इतना इन्वॉल्व रहते थे कि इन्हें राजव्यवस्था से या राजसत्ता से कोई लेना देना नहीं था। हाँ अरुण, क्या बोला जी? हाँ, जनता के प्रति रवैया जो था इनका, हाँ, तो वो आप नोबल्स में लिख सकते हो। सेनापतियों में उनका रवैया अच्छा नहीं था जनता के साथ, हाँ, उनको लिख सकते हो। हाँ, और कुछ? बाहरी आक्रमण, वेरी गुड। बाहरी आक्रमण, बाहरी लिख लो या विदेशी लिख लो? दो बड़े बड़े विदेशी आक्रमण कौन कौन से? एक नादिर शाह का 1739, वो मेंशन कर देना यहाँ पे, और 1760 और 1761, ये अहमद शाह अब्दाली वाला है, ठीक है। तो इस समय के जो यहाँ पे आक्रमण हुए, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे 9 बार आक्रमण किया था, 9 बार।
टोटल कितनी बार? 9 बार आक्रमण किया। तो सोचो एक बार में जो पैसा इतना लेके चला जा रहा है 9 बार में कितना ले गया होगा, है ना? तो 9 बार आक्रमण से की सत्ता इनकी कमजोर हुई। ठीक, तो विदेशी आक्रमण एक रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है। और कोई कारण? और कोई कारण? हाँ, यूरोपियों का आक्रमण मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दिया, उसके अंदर लिख सकते हो, तमाम यूरोपियों को भी लिख सकते हो, वैसी चीज़ें लिख सकते हो। हाँ, राष्ट्रीयता का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव, अच्छा, राष्ट्रीयता का अभाव। आप सैन्य शक्ति का अभाव लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे राष्ट्रीयता को लिख सकते हो। सैनिक जो थे उनके अंदर राष्ट्रीयता तो थी नहीं, जैसा मैंने बताया, वो अपने राष्ट्र के प्रति वफादार थे ही नहीं, इसलिए आप यहाँ पे मेंशन इसको कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। और किसी का पॉइंट आ रहा हो दिमाग में बता दो। जितने ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे उतना लिखने में अच्छा होगा। जितना ज़्यादा पॉइंट उतना अच्छा है आप लोग के लिए, उतना अच्छा। कारण हो सकता है 250 वर्ड में पूछ ले, है ना? ये 150 वर्ड में भी पूछ सकता है, 250 वर्ड में पूछ सकता है, कुछ में भी पूछ सकता है। देखो 150 वर्ड में जब आए तो 150 वर्ड में 5 कारण लिखना। कितने? 5 कारण लिखना, उनको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, हर कारण को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे 150 वर्ड पहुंच जाएगा। ठीक, 250 वर्ड में आंसर आएगा तो लगभग नहीं 10 पे मत जाना, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी है, कंक्लूजन भी है, दोनों को भी तो करना है। लगभग 7-8 पॉइंट, 7 या 8 पॉइंट, 7-8 पॉइंट लिख के आप आंसर को अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इतने पॉइंट मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। बाकी जो आप लोग ने पढ़ा है वो सब आपके दिमाग में है, जो भी चीज़ें हैं अपने हिसाब से बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, अमीर वर्ग में गुटबाजी। हाँ, नोबेल जो बात कर रहे थे हम लोग, नोबेल जो बात कर रहे थे, नोबेल कौन थे? अमीर ही तो थे, अफगानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, ये सब लोग अमीर थे। तो अमीर वर्ग क्या करते थे, जैसे अगर कोई अफगान वर्ग का है तो अफगानों को आपस में गुट बना लेता था कि हम सब अफगान मिलकर मुगलों को कंट्रोल करेंगे। ईरान का होता था, वो ईरानी ग्रुप बना लेते, गुट बना लेते थे, तो ईरानी कहते थे हम कंट्रोल करेंगे, ये होता था। इस तरीके से चीज़ें। एक पॉइंट और लिख लो, 18वीं शताब्दी जो स्वतंत्र राज्य हो गए, 18वीं शताब्दी में राज्य जो स्वतंत्र हो गए, वो भी तो एक कारण है, उससे भी तो मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ी थी। तो 18वीं शताब्दी में हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, मराठा, ये सब अलग अलग चले गए, तो इनकी वजह से मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ी थी। तो 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र राज्य, ये एक अलग पॉइंट आप लोग लिख सकते हो इसका। ठीक है, अच्छा, चलो मुगलों को अंत करते हैं। ठीक है, मुगलों को यहाँ फिनिश करते हैं। अब भारत में यूरोपियों का आगमन, दूसरा जो टॉपिक था आपका क्या है? भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपीय कैसे आए? मैप रखा हुआ था आप लोग का एक बड़ा वाला, देखो भारत में यूरोपियों का आगमन, अगला टॉपिक जो हम लोग का, थोड़ा सा मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब भारत में यूरोपीय जो आए थे वो आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, सबको ये बात पता है, क्लियर भी है। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए।
तो भारत के अंदर पुर्तगालियों का आने का कारण क्या था वो समझना है हम लोगों को, और पुर्तगाली कहाँ से आए थे वो समझना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसके पीछे के कुछ कारण बताता हूँ। वो कारण आप लोग ने इससे पहले सुने नहीं होंगे कहीं, तो बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि वो कारण आपके विश्व इतिहास से कनेक्ट करके बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुन लेना इन सब चीज़। ये देखिए यूरोप का रीजन है, ये पूरा का पूरा मैप आप लोग देख लेना पास से करीब से जिसके पास हो। ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन, थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन। अब ये पुर्तगाल और स्पेन की जो टेरिटरी थी, इस पूरी टेरिटरी और यूरोप के अंदर जो साम्राज्य यहाँ पे शासन किया करता था उसका नाम था रोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर था? रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर लगभग 500 BC से साम्राज्य करना शुरू किया था, और कब तक साम्राज्य किया था? 500 AD तक साम्राज्य, ठीक है, 1000 साल बंद। लगभग 1000 साल की सत्ता जो चला रहे थे वो रोमन एम्पायर थे। अचानक 500 AD के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। अरबों के आक्रमण से धीरे धीरे एक साम्राज्य बनना शुरू हो गया। उस साम्राज्य का नाम बना ऑटोमन साम्राज्य। ठीक, ऑटोमन साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर एक ऐसा साम्राज्य था जिसने ना सिर्फ यूरोप पे बल्कि अफ्रीकन, इंडियन, एशियन कॉन्टिनेंट और ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्रोल स्थापित किया हुआ था, वो था ऑटोमन साम्राज्य। तो 500 के बाद में जो साम्राज्य यहाँ पे लीड करता है रोमन साम्राज्य को अंत करके, वो साम्राज्य था हमारा ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर शुरू हुआ था बेसिकली 1100 के आसपास से, लेकिन 500 से लेके 1100 तक ऑटोमन के बहुत सारे शासक यहाँ पे लगातार यूरोपियों को परेशान करते रहे और रोमन को ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य जो शुरू हुआ, इस ऑटोमन साम्राज्य ने भारत के ऊपर जो अटैक किया था वो भी आप लोग ने देखा। मुगल आए भारत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के लोग आए, ये सब लोग कहीं ना कहीं ऑटोमन से ही जुड़े हुए थे। लेकिन यूरोप में क्या व्यवस्था चल रही थी? यूरोप में ये चल रहा था, रोमन खत्म हुआ मतलब यूरोपियों का रूल खत्म हुआ। यूरोपियों का कंट्रोल किसके हाथों में चला गया? ऑटोमन के हाथों में। ऑटोमन में जाने का मतलब था अरबों के हाथों में चला गया। अरब पावर यहाँ पे सुप्रीम हो गई। तो जब अरब पावर सुप्रीम होना शुरू हुई तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे यूरोप के जितनी भी टेरिटरीज थी उन टेरिटरीज के ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। बेसिकली व्यापार की पाबंदियाँ इनके ऊपर लगना शुरू हो गई। व्यापार की पाबंदी ऐसी थी कि ये लोग किसी भी समुद्री रास्ते या समुद्री मार्ग के ऊपर निकल के ट्रेड व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनको अरब घेर लिया करते थे। अरब रोक दिया करते थे कि आप व्यापार नहीं कर सकते। तो पुर्तगालियों के पास में या स्पेन के पास में या ये जो यूरोप का रीजन है, इनके पास में सिर्फ एक चारा बचा हुआ था और वो थी किसानी। ठीक है, तो अपने एरिया में ये लोग फार्मिंग किया करते थे और फार्मिंग करके उगा के खा लिया करते थे। लेकिन ये परंपरा कब तक चलती? हमेशा तो नहीं चल सकती थी। अब जो फसल आप उगा रहे हो, अगर उसको आयात निर्यात नहीं करोगे तब तक आप कृषि में भी तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये बात पुर्तगालियों और स्पेन को समझ में आई। तो इन लोगों ने क्या करा, पुर्तगाली और स्पेन ने, तब तक क्या हुआ, अमेरिका की भी खोज हो चुकी थी, अमेरिका के रास्ते के बारे में भी पता लग चुका था। तो इन लोगों ने क्या करा, ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन, इन दोनों ने यहाँ पे एक लाइन खींची, ये लाइन बीच में इन्होंने एक लाइन खींची। इस लाइन के अंदर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पूर्वी भाग और ये पूरा का पूरा पश्चिमी भाग। तो बोले पूर्वी भाग जितना है वो पुर्तगाली वहाँ पे व्यापार करेंगे और क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे जाके। क्या ट्रीटी हुई इनके बीच में, पूर्वी भाग जितना भी है उसके ऊपर पुर्तगाली जाएंगे और वहाँ पे जाके व्यापार करेंगे और धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। स्पेन क्या करेगा, स्पेन करेगा पश्चिमी भाग को कंट्रोल, और पश्चिमी भाग में जितना व्यापार है और जो भी धार्मिक नीतियाँ हैं उन धार्मिक नीतियों को वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेगा। इसको बोला गया टॉर्डिलास की संधि। ध्यान रखिएगा 1492 में एक संधि हुई थी जिसको बोला जाता था टॉर्डिलास की संधि। टॉर्डिलास की संधि ने पुर्तगाल और स्पेन को ये राइट दे दिए, अधिकार दे दिए कि पुर्तगाली सारे के सारे पूर्वी भाग के अंदर व्यापार करेंगे और स्पेन वाले लोग सारे के सारे पश्चिमी व्यापार को संभालेंगे। ये इनके बीच में एक संधि हो गई, टॉर्डिलास की संधि बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख भी देता हूँ, टॉर्डिलास की संधि 1492।
ये कुछ संधियाँ इतिहास में आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप इनको अपने आंसर में यूज़ कर देते हो तो वो आपको इसमें मार्जिन दे देता है, प्लस दे देता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बताएं। हाँ, टॉर्डिलास, 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 TORDILLAS, टॉर्डिलास। ठीक, 1492 में टॉर्डिलास की संधि हो गई। अब 1492 से 98 दूर तो नहीं, जब पहली बार पुर्तगाली भारत के अंदर आए। ठीक है, तो 1492 में ये संधि हुई। अब देखिए होता क्या है, ये पुर्तगाल, इस पुर्तगाल से एक पर्सन निकलता है। ठीक है, एक पर्सन निकलता है और वो पर्सन निकल के यहाँ तक आता है। कहाँ तक? अफ्रीका की सबसे नीचे की बाउंड्री दिख रही है, यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है। उस पर्सन का नाम था बार्थोलोमो डियाज, नाम याद रखिएगा, बार्थोलोमो डियाज। ठीक, ये पर्सन आया है 1487 में, अभी संधि नहीं हुई थी, ये पर्सन निकल चुका है। 1487 में एक पर्सन आया जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। कौन था? पुर्तगाली था। कहाँ तक पहुँचा था? अफ्रीका की नीचे की जो टेरिटरी है वहाँ तक पहुँचा था। यहाँ जब वो पहुँचा, उसने इसको नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म का। किसका? केप ऑफ स्टॉर्म। केप ऑफ स्टॉर्म का मतलब ये हो गया, केप का मतलब ये होता है, आप लोग ने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि ये लैंड बाउंड्री है, ये लैंड बाउंड्री है, ये दोनों लैंड बाउंड्री जब नीचे धंस जाती है तो ऐसे ही केप बन जाता है। नीचे जब धंसती हैं तो क्या करती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है, उसको हम लोग केव कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बना हुआ, देखो ये बना हुआ, ये इसी वजह से बना हुआ। भारत के अंदर भी आप देखते हो ऐसी भी टेरिटरी यहाँ पे बनी हुई, ये भी इसी वजह से बनी हुई। तो जब केव का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है तो ऐसी कुछ हमको संरचना देखने को मिलती है। तो इसने इसको क्या नाम दिया? केप ऑफ स्टॉर्म का। किसका? केप ऑफ स्टॉर्म। बार्थोलोमो डियाज यहाँ तक आया, इसने इसको केप ऑफ स्टॉर्म का नाम दिया। अब बार्थोलोमो डियाज यहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसको रास्ता नहीं पता था किधर जाना है। ठीक है, निकला तो था वो रास्ता ढूंढने कि भाई देख ले कहाँ व्यापार हमको अच्छा मिल सकता है, लेकिन वो यहीं पे रुक गया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि अब एक फिर से मैं ज्योग्राफी के ऊपर जाऊँगा। ज्योग्राफी के अंदर कुछ समुद्री हवाएं पड़ी होंगी आप लोगों को। क्या होता है? ओशनिक करंट्स चलते हैं। ठीक है, समुद्री करंट हम लोग जो देखते हैं वो चला करते हैं। तो समुद्री हवाएं जब चलती हैं तो वो जिस वे में आप शिप लेके जा रहे हो उससे आपको डाइवर्ट कर देती हैं। वो तो जिस डायरेक्शन में चलेंगी उसी डायरेक्शन में ले जाएंगी आपको। पतंग उड़ाते हो कभी? पतंग उसी डायरेक्शन में तो उड़ेगी जहाँ की हवा होती है ना। तो वैसे ये शिप को भी वो उसी डायरेक्शन में ले जाएंगी जहाँ हवा चलती है। उस समय गलती से हवाएं ये चल रही हैं, ये वाली हवाएं चल रही हैं। तो बार्थोलोमो डियाज जब यहाँ तक आया 1487 में, तो यहाँ पे उसको हवाओं ने परेशान किया और उस समुद्र में स्टॉर्म का मतलब, उसने स्टॉर्म इसको यूज़ ही क्यों किया? स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, क्योंकि समुद्र में उसको तूफान दिखा तो वो यहाँ से वापस लौट के पुर्तगाल चला। ठीक है, पहली कोशिश किसने की? बार्थोलोमो डियाज ने 1487 में ट्रेड को एक्सप्लोर करने की, लेकिन नहीं कर पाया, वापस चला गया। लेकिन इसने एक रास्ता तो दिखा दिया था दूसरे लोगों को कि कम से कम एक रास्ता है हमारे पास में जिससे जा सकते हैं। अगली कोशिश की कोलंबस ने। कौन है? कोलंबस। अब इसी के जस्ट बगल में स्पेन है। कोलंबस निकले स्पेन से। ठीक है, कोलंबस स्पेन से निकले, फिर सेम रास्ता, कोलंबस यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, कोलंबस यहाँ पे पहुँचा। बार्थोलोमो डियाज समझदार था, हवाओं के चक्कर में नहीं पड़ा, वापस लौट गया। कोलंबस जिद्दी आदमी था। कोलंबस ने बोला मैं वापस तो नहीं लौटूंगा, मैं तो रास्ता ढूंढ के जाऊँगा। तो ये यहाँ पे खड़े हुए थे, हवाएं चली तेज से, हवाओं ने इनको इधर फेंक दिया। किससे? इधर फेंक दिया, पश्चिम की तरफ फेंक दिया। जाना चाहते थे पूर्व में, हवाओं ने फेंक दिया पश्चिम की तरफ। गाना सुना ना, ले जाए जाने का हवाएं ले गई इनको, और नहीं सुना, तो आप सुन लिया ना। तो वो जो हवाएं इनको इधर ले गई, उन्हीं हवाओं के ले जाने की वजह से इनको यहाँ पे एक लैंड दिखा, एक ऐसी भूमि दिखी जिस भूमि के ऊपर कृषि भी अच्छी होती थी, व्यापार भी अच्छा होता था, लेकिन इसके बारे में कोई जानता नहीं था। वो भूमि थी अमेरिका। ठीक है, तो इन्होंने इसको नाम दिया था अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। पहले तो ये सबसे पहले जो घुसे थे, सबसे पहले ये घुस गए थे वेस्ट इंडीज़ में। ये है वेस्ट इंडीज़। जब इनको हवाएं इधर लेके गई तो ये यहाँ पे पहुँच चुके थे वेस्ट इंडीज़ के अंदर।
ठीक है। तो इन्होंने जिद में नाम दे दिया, बोले मैं इसको इंडीज़ ही नाम दूंगा क्योंकि मैं इंडिया ही ढूंढने निकला हूँ, ठीक है। तो इन्होंने बोला वेस्ट में है तो वेस्ट इंडीज़ हो जाए, ठीक है। तो वेस्ट में तो इन्होंने इसको नाम दे दिया था वेस्ट इंडीज़, ठीक। तो वेस्ट इंडीज़। एक है ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ किसको बोला जाता है? इंडोनेशिया को बोला जाता है, ठीक है। ईस्ट इंडीज़ इंडोनेशिया को बोला। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया और फिलहाल एक समुद्री रास्ते की खोज करके इन्होंने अमेरिका के रास्ते की खोज कर। तो इससे क्या पता लगा, किसने ढूंढा अमेरिका? स्पेन वालों ने। तो स्पेन वालों को अधिकार किधर मिल गया? पश्चिमी एरिया का मिल गया। चलो ठीक है। उसके बाद में ये अगली कोशिश करने वास्को डिगामा निकला। वास्को डिगामा निकला कब? 1498 में। वास्को डिगामा जब निकला तो वास्को डिगामा ने सोचा था कि ये जो लैंड रूट है मैं इसको पकड़ के इसी रूट से आऊँगा, क्योंकि जितने भी पहले लोग नाविक वगैरह हुआ करते थे या जो लोग भी समुद्री रास्ते में चला करते थे वो लोग बाउंड्री से टच करके चला करते थे, क्योंकि कहीं अगर समुद्र में तूफान आ जाए तो हम लोग एटलीस्ट बाउंड्री पे उतर जाए, ऐसा हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? हवाएं वही हैं जो उसको इधर लेती चली गई और ये लगभग ऐसे ही रास्ता पकड़ के यहाँ तक पहुँचा। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इसने इसको नाम दिया केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप, यही केप ऑफ स्टॉर्म जो बार्थोलोमो डियास ने बोला था, इसी को इसने नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? केप ऑफ गुड होप। मतलब आशा है, अच्छी आशा है कि हमको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। अब ये यहाँ पे खड़ा हुआ था, इसको दो फायदे हुए। एक तो ये चालाक था, थोड़ा सा चालाक ये था, जब ये निकला यहाँ पे तो वो समय चल रहा था लगभग मई के आसपास, मई जून के आसपास का समय चल रहा था। अब मई जून में जो हवाएं चलती हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं। अब ओशनिक करंट देखोगे ये चलते हैं इस तरीके से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हाँ, समुद्री जो हवाएं होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं गर्मियों के अंदर खास करके। तो इसको एक तो फ़ायदा ये मिल गया, ये जिधर अपनी नाव ले जाना चाहता था उधर इसकी नाव जा रही है, ठीक। दूसरा फ़ायदा इसको ये मिल गया, ये कैलीकट है, यहाँ पे केरला के अंदर एक जगह पड़ती है कैलीकट। कैलीकट से केप ऑफ गुड होप तक और केप ऑफ गुड होप से कैलीकट तक और कैलीकट से गुजरात, गुजरात से कैलीकट, यहाँ पे एक व्यापार चला करता था। वो व्यापार करने वाला जो ट्रेडर था, ठेकेदार जो था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद इसको यहाँ कहीं मिल गया रास्ता। तो इसने अब्दुल मजीद से पूछा कि भाई मुझे रास्ता बता दो, किधर जाना है मुझे व्यापार के लिए। बोले किस लिए आए हो? बोले मैंने सुना है इंडिया नाम की एक जगह है कहीं और वहाँ पे व्यापार कर सकता हूँ, मुझे मसाले चाहिए, ठीक है। अब ये लोग एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो पुर्तगाली बोलता है और ये कौन है? भारतीय है। और ये कैसे बोलेंगे? हिंदी या फिर आप देख सकते हो दक्षिण की भाषा। हाँ, 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 पश्चिम में और पूर्व में। हाँ, वास्को डी गामा पुर्तगाली है ना, और पुर्तगाली पूर्व की तरफ जाएंगे ना। स्पेन वाला कोलंबस है, स्पेन वाला पश्चिम की तरफ चला गया। उनका कहने का मतलब ये है इस साइड से तो स्पेन वाली भी है। कौन सी वाली? स्पेन से होकर आया ना। अरे पुर्तगाल स्पेन है, पुर्तगाल स्पेन दोनों बगल के कंट्री है, दोनों बगल के। अब जो भी निकलेगा यहाँ से निकलेगा यहीं के लिए, इसी रूट पे निकलेगा। अब आप अगर ये कहना चाहते हो कि इस रूट से आ जाता तो आप समझ लो कि ये रूट तो बहुत बड़ा, पहाड़ों वहाड़ों को पता नहीं क्या क्या, हमको माउंट एवरेस्ट उतार के आना पड़ता। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई नहीं करता, यहाँ से घूम गया, ठीक है। हाँ, दूसरा एक ऑप्शन हो सकता था कि ये पुर्तगाल है और ये समुद्र है, ये समुद्र ऐसे आ जाते। यहाँ अरब बैठे हुए हैं, अरब आने नहीं देंगे इनको, तो तीसरा रास्ता यही बचा, ये लोग इसी से यहाँ पे आ सकते, ठीक है। चलिए, तो हुआ क्या कि यहाँ पे वास्को डी गामा पहुँचा, मदद मिली किसकी? अब्दुल मजीद की। अब्दुल मजीद और वास्को डी गामा दोनों पहुँचे कैलीकट। कैलीकट में एक राजा बैठा करता था जिसका नाम था राजा जमोरिन। क्या नाम था? कैलीकट के राजा का नाम राजा जमोरिन। तो राजा जमोरिन ने क्या करा, यहाँ पे इनको वेलकम किया। राजा जमोरिन को लगा था एक पुर्तगाली यात्री आया है, और पुर्तगाली यात्री बहुत बड़े होते थे, कभी भी यात्री कोई आता था तो उनको वेलकम किया जाता था। तो राजा जमोरिन वेलकम करने के लिए खड़े हो गए, ठीक है, कि राजा जमोरिन जो है किसको वेलकम करेंगे? वास्को डी गामा। अब उसको लगा वास्को डी गामा अपने साथ में बहुत हीरे चांदी सोने लेके आ रहा होगा और मुझे कुछ भेंट देगा वो आके यहाँ पे। तो बड़ा ग्रैंड वेलकम किया इन्होंने वहाँ पे खड़े होकर। वास्को डी गामा लेके आया आलू, ठीक, आलू की बोरी लेके आया, ठीक है। पुर्तगाल में आलू बहुत अच्छा होता है, तो वो क्या लेके आया?
आलू लेके आए। तो भारत के अंदर देखो पहले आलू नहीं होता था, आलू लाने वाले पुर्तगाली हैं भारत में, ठीक है। भारत के अंदर पहले मूंगफली नहीं होती थी, मूंगफली लाने वाले पुर्तगाली हैं भारत में। भारत के अंदर पहले टमाटर भी नहीं होता था, टमाटर लाने वाले भी पुर्तगाली हैं। टोबैको तंबाकू की जो नशा डाला है वो पुर्तगालियों ने डाला है। जो आज के समय में अजय देवगन जुबान केसरी बोलते हैं ना, वो इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। तो वो टोबैको भी लाने वाले यही है, ठीक। हाँ, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पुर्तगाली ने ही भारत के अंदर प्रेस की स्थापना करी थी। प्रेस जो हम लोग छपाई वाली प्रेस है, जिससे न्यूज़पेपर छपते थे, मैगजीन छपती थी, ये सब पुर्तगाली भारत के अंदर लाए, ठीक है। तो यहाँ पे राजा जमोरिन खड़े, वो वेलकम करने के लिए खड़े, वो तो हीरे चांदी के हार लेके खड़े हुए और मिल आलू रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो उन्हें लगा कि बाद में देगा, आगे कभी और देगा। तो 1498 में यहाँ पे वास्को डिगामा की एंट्री हुई। वास्को डिगामा भारत के अंदर आ गया। वास्को डिगामा को कैलीकट के अंदर राइट्स मिल गए कि वो ट्रेड व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो व्यापार के राइट्स देने वाला राजा जमोरिन था कैलीकट के अंदर ही। अब यहाँ पे जब ट्रेड के व्यापार के राइट मिले थे तो 1498 में यहाँ पे जमोरिन के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। राजा जमोरिन ने बोला था कि आप हमारे यहाँ व्यापार कर लो, लेकिन व्यापार करने का मतलब है हमको भी मुनाफा मिलना चाहिए। वास्को डिगामा मुनाफा देने के लिए तैयार नहीं था। तो राजा जमोरिन ने बोला निकलो यहाँ से, फिर मैं रुकने नहीं दूंगा। तो वास्को डिगामा बोला तुम्हारे यहाँ एक गेस्ट आया हुआ, तुम उसे भगा रहे हो, मैं नहीं रुकूंगा तुम्हारे, ठीक है। तो वास्को डिगामा ने जितना भी व्यापार किया था यहाँ से, मसाले वसाले खास करके काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च वगैरह इसने यहाँ से ली और काली मिर्च लेके ये वापस लौटा। तो ये जब वापस यहाँ से लौटा, इसने इन मसालों को पुर्तगाल के अंदर बेचा है, जो जाके वो बेचा है 60% प्रॉफिट। 60% प्रॉफिट का मतलब समझ लीजिए आप कि 10 रुपये का मसाला इसने 600 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो 60% प्रॉफिट पे इसने जाके मसाले को बेचा, ठीक। हाँ, 60 गुना प्रॉफिट पे सोच लीजिए। तो वास्को डिगामा को अब ये बात तो पता थी कि भाई 60% प्रॉफिट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। 60% प्रॉफिट का मतलब अब मुझे भारत का पीछा तो नहीं छोड़ना है कि 60% प्रॉफिट मुझे मिलना है। तो ये 1502 में फिर आया, 1502 में ये फिर आता और 1502 में आने के बाद में ये फिर व्यापार करता है यहाँ पे और फिर ले जाके 60% प्रॉफिट पे बेचता है चीज़ों को। तो यूरोप वाले लोग 60% प्रॉफिट या इतनी महंगे मसाले खरीदने के लिए तैयार क्यों थे, ये क्वेश्चन बनता है। 60 गुना। मसालों की गुणवत्ता अच्छी थी, तो मसाले यूरोप वालों को मसालों की क्या जरूरत है। हाँ बोलो। गुड। खाने में देखो बेसिकली मतलब क्या था, पुर्तगाली लोग जो थे वो लोग मीट खाया करते थे। यूरोपियन लोग जो थे मीट के बहुत शौकीन थे, और मीट जो है जब तक उस पर मसाला ना लगाओ तब तक टेस्ट नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तक उसको मसाला लगा के स्टोर नहीं करोगे तो मीट ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाता। अगर आप मसाले लगा के मीट को रख दोगे तो वो स्टोर होता है लंबे समय तक के लिए, कि मतलब अगर आप 2 दिन मीट को चला सकते थे, वो मीट अब आपका चलेगा 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, ऐसे मसाले लगाने से स्टोर हो जाएगा। तो पुर्तगाली या यूरोपीय लोग जो थे वो मसालों के इसलिए इतने बड़े शौकीन थे, मसालों को वो इसलिए यहाँ पे लेना चाहते थे। मेन कारण ये था मसालों को लेने का। तो यूरोपीय लोग 60 गुना प्रॉफिट पे भी मसाले खरीद रहे थे, उसका कारण ये। तो हमको ये पूरी बैकग्राउंड की स्टोरी से एक बात समझ आ गई कि भारत के अंदर पुर्तगाली अपने ट्रेड या व्यापार के बेनिफिट के लिए पुर्तगाल से भारत के अंदर आके सेटल हो चुके, ठीक है। अब 1502 में ये दोबारा आया वास्को डिगामा और फिर वापस चला जाता है। ये तीसरी बार फिर से आता है भारत के अंदर, और ये 1524 तक भारत में रहता है। कब तक? 1524 तक ये भारत में रहता है, और भारत में ही इसकी मृत्यु भी होती है। एक फैक्ट और दे रहा हूँ आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। 1524 में भारत के अंदर वास्को डिगामा की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? केरला के अंदर। कहाँ पे? केरला के अंदर, बीमारी से। 1502 में दोबारा आता है, 1505 में त्योहारा आता है,
और 1505 के बाद से 1524 तक भारत में रहता है। कब तक? 1524 तक। 1524 में मलेरिया की वजह से वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती। वास्को डी गामा को ये सब तो पता था कि भारत से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, व्यापार अच्छा होता है, ये सब, लेकिन उसको ये नहीं पता था यहाँ बीमारियाँ भी होती हैं। ठीक है, ये नहीं पता था उसको। अब बीमारियाँ भी होती हैं, डेंगू, मलेरिया, मच्छर काट के इंसान मरा जा रहा है, उसको नहीं पता था ना ये सब। तो मलेरिया होता है उसको बेचारे को, और मलेरिया से यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वास्को डी गामा की कोची में केरला के अंदर मृत्यु होती है। एक फैक्ट दे रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा जो चर्च बना है वो वास्को डी गामा की कब्र पे ही बना हुआ है। पूरे भारत के अंदर जो सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है वो वास्को डी गामा की कब्र पे ही बना हुआ है। कहाँ पे? कोची के अंदर। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा जो चर्च बना हुआ है वो कोची में है, और वहाँ पे कब्र किसकी है? वास्को डी गामा की कब्र भी है भाई। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, केरला में है, कोची के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, ठीक। तो देखिए भाई, ये स्टोरी है इनकी वास्को डी गामा से लेके पुर्तगाली भारत के अंदर किसकी वजह से आए? वास्को डी गामा की वजह से आए। ठीक है, 1500 के अंदर पुर्तगालियों ने पहली बार भारत के अंदर अपनी एक फैक्ट्री डाल दी। कब? 1500 ईस्वी के। अब हुआ ये कि वास्को डी गामा बार बार आए, बार बार जाए, यही करता रहेगा तो बहुत लंबा रूट है, आ तो सकता नहीं बार बार। तो इससे अच्छा क्या करो, यहाँ पे एक फैक्ट्री डालो। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? कारखाना, हाँ। देखो, पहले फैक्ट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लेस होता था जहाँ पे वस्तुओं को रखा जाए, स्टोर करके रखा जाए। आज के समय की फैक्ट्रियों का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, उत्पादन की इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था? वो सिर्फ स्टोर का प्लेस होता था। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री खोल ली थी। ठीक है, 1500 के अंदर एक व्यक्ति और आया पुर्तगाल से। ठीक है, जिसका नाम था, जिसने यहाँ पे 1500 में फैक्ट्री खोली थी। ठीक, उसका नाम नोट कर लीजिए। नहीं, कैब्रेल एक पुर्तगाली था जिसने 1500 के अंदर भारत में एक फैक्ट्री लगा दी थी। कैब्रेल एक पुर्तगाली था जिसने 1500 के अंदर अपनी एक पुर्तगाली फैक्ट्री लगा दी थी। कहाँ? कैलीकट के अंदर। कैलीकट के अंदर, क्योंकि इन्होंने कैलीकट के अंदर ही आना शुरू किया। ठीक है, क्या नाम है? कैब्रेल। कैब्रेल नाम याद रखिए। कैब्रेल एक वो व्यक्ति जिसने 1500 के अंदर पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री भारत के अंदर लगा दी थी। कब? 1500 के अंदर। ठीक, क्या तुम लोग का क्या बार बार बाहर अंदर क्या चल रहा है? क्यों भाईजान, बाहर अंदर क्या चल रहा है? क्या मतलब एक बार चले जाओ, 2 बार चले जाओ, बार बार जाओगे टीचर भी खड़ा डिस्टर्ब होता है ना यहाँ, है ना? मत करो ऐसा, और बच्चे आप लोग की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, उनको पढ़ लेने दो एटलीस्ट कम से कम, है ना? तो उन्हें ध्यान से पढ़ लेने दो। बार बार ध्यान मेरा जाता है तो कंसंट्रेशन बिगड़ती है ना। चलो, तो कैब्रेल यहाँ पे 1500 ईस्वी के अंदर आया और उसने पहली पुर्तगाली फैक्ट्री लगा दी भारत के अंदर, जो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री है। तो पूछा जाता है पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कैब्रेल ने 1500 ईस्वी में लगाई। पहली अंग्रेज़ी फैक्ट्री भी पूछेगा, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री भी पूछेगा, पहली डच फैक्ट्री भी पूछेगा और डेंस की भी पूछेगा। तो क्योंकि हम लोग पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं तो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री 1500 के अंदर लग गई। किसके द्वारा? कैब्रेल के द्वारा भारत के अंदर स्थापित हो चुकी। ठीक है, तो कैब्रेल ने यहाँ पे पहली अपनी पुर्तगाली फैक्ट्री लगा दी। ठीक है, तो ये कैब्रेल की बात हो गई, पुर्तगाली फैक्ट्री लग गई यहाँ पे। इसके बाद में, हाँ पुर्तगाली था, पुर्तगाली फैक्ट्री लगाएगा पुर्तगाली। कैब्रेल के बाद में भारत के अंदर जो बंदा आया वो था भारत के अंदर पहला पुर्तगाली गवर्नर। भारत के अंदर पहला पुर्तगाली गवर्नर, जिसका क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहाँ पे। हाँ, अब्दुल मजीद गुजराती था, गुजराती था और कैलीकट के अंदर व्यापार करा करता था। कैलीकट में व्यापार करा करता था। कैलीकट जगह है केरला के अंदर। ठीक है, कैलीकट जगह है केरला के, वहाँ व्यापार करा करता था।
ठीक है। हाँ, रास्ता बताने वाला अब्दुल मजीद। ठीक है। तो पहला जो गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर भारत के अंदर आया, उसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब पहली बार भारत के अंदर आया तो उसको अरबों के संघर्ष को झेलना पड़ा, क्योंकि आपको पता है, जैसा मैंने बताया, ऑटोमन साम्राज्य हर जगह रूल कर रहे हैं। अब ऑटोमन साम्राज्य से ये रूल अपने हाथों में भारत का तो एटलीस्ट लेना ही चाहेंगे, जहाँ ट्रेड कर रहे हैं। अब भारत के ट्रेड रूट को लेने के लिए इनको समुद्री रास्ता आसान पड़ेगा। अगर समुद्री रास्ते से आएंगे जाएंगे तो इनको आना भी आसान था और इनका खर्चा भी कम होगा, है ना। तो ये इतने लंबे रूट से क्यों आए बार बार? तो इन्हें सबसे पहले अरबों से निपटना था, जो ऑटोमन साम्राज्य था। तो सबसे पहले नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही आके भारत में बनाता है कि सबसे पहले किससे निपटा जाए? अरबों से निपटा जाए, सी रूट को अपने हाथों में लिया जाए। तो शांत जल की नीति अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। शांत जल की नीति बोला जाता है इसको, या बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति बोला जाता है, जो आके भारत के अंदर किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। उसका मतलब क्या हुआ करता था? उसका मतलब ये होता था कि समुद्री रास्तों के ऊपर कंट्रोल किसका हो जाए? पुर्तगालियों का हो जाए। ठीक है। शांत जल की नीति का मतलब समुद्री रास्तों के अंदर कंट्रोल किसका हो जाए? पुर्तगालियों का हो जाए। इस कंट्रोल को स्थापित करने के लिए उन्होंने दो काम किए। पहला काम, पुर्तगाली सैनिक क्या करते थे? समुद्री रास्तों पे अटैक किया करते थे और अटैक करके हफ्ता वसूली करते थे। रैंसम बोलते हैं, एक वर्ड यूज होता है रैंसम, हफ्ता वसूली भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो यहाँ पे हफ्ता वसूली किया करते थे कौन? पुर्तगाली जो सैनिक हुआ करते थे। ये सब काम अल्मीडा के समय में होना शुरू हो चुका था। ठीक है। शांत जल की नीति जब ये आए थे 1505 में, तभी इन्होंने अपना ली। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हाँ, शांत जल की नीति अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब कुशल नागरिक हैं तो बैठे बैठे लुटा थोड़ी देंगे सब, उन्हें कुछ अधिकार भी तो चाहिए होंगे ना। अब उन्हें अधिकार ही ना मिले सी रूट से आने का, जाने का, तो फिर ऐसे अधिकारी या नागरिक होने का क्या मतलब? बेकार है ना फिर वो मतलब। तो इन्होंने सिर्फ समुद्री रास्ते को कंट्रोल करने के लिए इस नीति को अपनाया था। अल्मीडा ने शांत जल की नीति अपनाई। उसके अंदर एक वर्ड यूज होता है जो मैं बता रहा हूँ, रैंसम। रैंसम का मतलब होता है हफ्ता वसूल। तो यहाँ पे पुर्तगाली सैनिक अरबों के ऊपर समुद्री रास्ते में अटैक करते थे और अटैक करके हफ्ता वसूल करना शुरू कर देते। ठीक है। दूसरा सिस्टम इन्होंने एक लागू किया। उन्होंने बोला अरब के रास्तों से जितने भी जहाज निकलेंगे और वो अगर भारत आया करेंगे तो हम उनके ऊपर एक पास लगाया करेंगे। पास का मतलब, जैसे आज के समय में अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, टोल पड़ता है कुछ, तो यही टोल टैक्स ये लोग लेना शुरू कर दिए थे। उसको एक वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए, बोला जाता था उसको कर्टास। रैंसम, RANSOM, रैंसम, हफ्ता वसूली। एक वर्ड है कर्टास, CARTAZE, कर्टास। कर्टास का मतलब होता था पास। कर्टास का मतलब होता था पास। हाँ, कर्टास मतलब समुद्री रास्ते पे व्यापार करने वाले जो लोग भी आते थे व्यापारी, उनके ऊपर एक पास का फाइन लगा करता था या एक फीस लगा करती थी, जो फीस देके वो भारत के रास्ते में एंटर करेंगे। और ये फीस कौन लेगा? पुर्तगाली लेंगे। तो हमको दिख रहा है कि धीरे धीरे पुर्तगाली समुद्री रास्ते पे कंट्रोल स्थापित कर रहे हैं। किसकी वजह से? अल्मीडा की वजह से। अल्मीडा की कौन सी नीति की वजह से? शांत जल की नीति की वजह से। हाँ, ठीक है। नहीं, ये खुद अपनाया था ना इसने। शांत जल की नीति पुर्तगालियों की एक नीति थी जिससे वो अरबों को दबाना। हाँ, पहले अरब ये सब कलेक्ट किया करते थे। अगर कोई भी व्यापारी ट्रेड करेगा, कुछ भी करेगा, अगर वो अरब के रास्ते से आना चाहता था तो अरबी कभी उसे आने नहीं देते थे। पहली बात, सिर्फ उस पर अरब के लोग ही व्यापार करते थे।
ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई आएगा तो वो लोग उससे क्या करते थे, पास या ड्यूटी का कहीं ना कहीं फ़ाइन लिया करते थे। अब ये फ़ाइन धीरे धीरे किन्होंने अपने हाथों में ले लिया, पुर्तगालियों ने ले लिया, क्योंकि पुर्तगाली लुटेरे एक तरफ अटैक कर रहे हैं, अरबों को कमज़ोर कर रहे हैं, और कमज़ोर करने के बाद में एक कर्टास का जो पास था वो इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, समुद्री रास्ते इनके हाथों में आना शुरू हो गया। ठीक, दूसरा नाम, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर पूरा नाम है इनका। ये इनके बाद में आते हैं 1509 और 1515 तक है यहाँ से। पहला ये था, ये पहला अल्मीडा है, अल्मीडा 1505 में आया और 1509 तक आया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आया, कौन है, अल्बुकर 1509 में। कौन कौन, अल्मीडा सबसे पहला गवर्नर है, सबसे पहला पुर्तगाली, सबसे पहला गवर्नर भारत के अंदर। पुर्तगाली सबसे पहला गवर्नर भारत में कौन था, अल्मीडा था। पुर्तगाली दूसरा गवर्नर भारत के अंदर कौन था, अल्बुकर था। हाँ बताओ। पुर्तगाली लोग थे, हाँ देखो पुर्तगाली लोग यहाँ पे जो गवर्नर बन रहे थे वो किसके लिए बन रहे थे, व्यवसाय के लिए। ये लोग क्या बोलते थे, हमारी यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई है, हम फैक्ट्री को संभालने के लिए अपने एक ऑफिसर तो बैठाएंगे, तो ये ऑफिसर के नाम पे गवर्नर बैठा दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जब रॉबर्ट क्लाइव को पहली बार बैठाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बना के तो बैठाया था, भारत का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बना दिया ना, तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। ठीक है, हाँ प्राइवेट, एकदम प्राइवेट। अभी ये प्राइवेट फैक्ट्री है और प्राइवेट फैक्ट्री जब मुनाफा उठाना शुरू करेगी तब ये सरकारी बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी फैक्ट्री सिर्फ प्राइवेट फैक्ट्री है, बाकी यहाँ जितनी भी आ रही हैं सब गवर्नमेंट। ठीक, अल्बुकर 1509 में आया, इसने आते ही कमाल ये कर दिया कि 1510 के अंदर इसने गोवा को कैप्चर कर लिया। 1510 में इसने गोवा पे अटैक किया और गोवा पे अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, गोवा किसके अंडर में था इस समय, बीजापुर के सुल्तानों के अंदर के अंदर था। ठीक है, अहमद शाही डायनेस्टी, ठीक है, अहमद शाही डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती थी, उनके अंतर्गत बीजापुर में था। तो ये गोवा को इसने कंट्रोल कर लिया। अब गोवा को कंट्रोल करने के बाद इसने क्या किया, गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना दिया। हेडक्वार्टर सबसे सुप्रीम जगह होती है किसी भी जगह की ना, तो हेडक्वार्टर बना देने का मतलब क्या हुआ कि अब जितना भी ट्रेड होगा सारा का सारा, उसका एक एपिसेंटर क्या होगा, वो गोवा होगा। ठीक है, तो देखो कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं ये लोग अपने आप को धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे गोवा इनका हेडक्वार्टर बन गया। दूसरा गवर्नर अगर हमको याद रखना है अल्बुकर को, तो इसलिए याद रखना है क्योंकि इसने भारत के समुद्री रास्ते को किसने देखा था, अल्मीडा ने, और भारत के ज़मीनी रास्तों को किसने पकड़ा, अल्बुकर ने पकड़ा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक, एक गवर्नर और याद रखिए इसका, टोटल पुर्तगाली में 4 नाम याद रखने हैं हम लोगों को। ठीक है, एक मैंने आपको लिखाया कैब्रेल, ये 1500 का है कैब्रेल, उसके बाद में अल्मीडा, तीसरा नाम अल्बुकर और चौथा नाम याद रखिए नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा नाम याद रखिए, ये भी एक पुर्तगाली गवर्नर है। नीनो डी कुन्हा 1530 में आया है, 1530, नीनो डी कुन्हा 1530। इसका योगदान इसलिए रखा जाता है यार कि सबसे पहले आके इसने दमन एवं दीप के ऊपर कंट्रोल किया। तीसरा नहीं है, 1530 में पहुंच गए हम लोग, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। नीनो डी कुन्हा 1530 में है। ठीक, 1530 से पहले बहुत सारे गवर्नर और भी आ चुके हैं, हमें सब नहीं पढ़ने, हमें इम्पॉर्टेंट देखना। नीनो डी कुन्हा 1530 में आते, दमन एवं दीप इसके ऊपर इसने कंट्रोल कर लिया। अल्बुकर ने किसके ऊपर किया था, गोवा के ऊपर, इसने किस पे कर लिया, दमन एवं दीप। और इसने पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया। राजधानी का मतलब बहुत बड़ा होता है, गोवा पर
पुर्तगालियों की राजधानी गोवा किसने बनाई? नीनो डी कुन्हा ने बनाई थी। हाँ हाँ नहीं, 1500 में फैक्ट्री खुली है, फैक्ट्री खुली, हेडक्वार्टर नहीं बना। 1510 के अंदर गोवा हेडक्वार्टर बना है 1530 में, ठीक है। दमन एवं दीव 1530 में कंट्रोल में आया और 1530 में राजधानी किसको बना दिया? गोवा को बना दिया, ठीक है। तो लैंड भी देखो धीरे धीरे पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया, तो लैंड के ऊपर भी ये लोग यहाँ पे व्यापार करने लगे, ठीक है। तीसरा छोड़ना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसके, ठीक है। बहुत सारे गवर्नर आएंगे लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ना कभी एग्जाम में पूछे गए, कभी नहीं पूछे। अभी जब हम लोग अंग्रेज़ों के पढ़ेंगे, अंग्रेज़ों के लगभग 60 गवर्नर हैं, 60 तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग को कितने पढ़ने हैं? 20 पढ़ने हैं मुश्किल से। हाँ हाँ बोलो। अल्मेड़ा नहीं है, अल्मीडा है। मेड़ा क्या होता है? अल्मीडा है। हाँ तो क्या करा अल्मीडा? हाँ क्या करा उसने? हाँ इसने जो नीतियाँ अपनाई थी तो भारत के ट्रेड रूट को कंट्रोल करने की, जो कि भूमिका, उसने समुद्री रास्ते को ग्रहण किया, इसने भूमि के रास्ते को ग्रहण किया, ठीक है। तो उस नीति को कुछ नहीं बोलते, कोई नाम नहीं। अब मैं अपनी तरफ से नीति बना नहीं सकता, इसने तो कोई नाम दिया, ठीक है। अब तुम बना लो शांत भूमि की नीति, तो मुझे नहीं। रोड पॉलिसी, चलो ठीक है, जो चाहे दे लो। अब भारत में यूरोपियों के आगमन को जो हम लोग देख रहे हैं, तो पुर्तगालियों का एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। पुर्तगाली भारत के अंदर किस तरीके से आए और यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए। ये 16वीं शताब्दी चल रही है, हमको पता है, क्योंकि 1500 से लेकर 1600 तक पुर्तगालियों का कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। पुर्तगालियों के अंदर हम लोग ने अकबर के समय में भी पढ़ा कि पुर्तगालियों की मदद भी करी अकबर ने, और उन्होंने भारत में अपना ट्रेड भी, व्यापार भी स्थापित किया, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद में जहांगीर, जो अकबर के बाद में जहांगीर, शाहजहाँ को भी देखा कि उन लोगों ने भी पुर्तगाली को किस तरीके से सहयोग दिया या नहीं दिया, ये देखा। शाहजहाँ ने तो और जहांगीर ने तो पुर्तगालियों को वॉर में हराया था, तो वो लोग पुर्तगाली समर्थक नहीं थे, अंग्रेज़ी समर्थक बन चुके थे, ठीक है। ये बात हमको मुगलों से पता लगती है। तो पुर्तगाली भारत के अंदर जब आए, तो देखो ये क्रोनोलॉजी है, याद रखिए इस चीज़ को, इसको बोला जाता है PDEDF, ठीक है। भारत के अंदर सबसे पहले जो आए थे वो थे पुर्तगाली। पुर्तगाली जब भारत में आए, ये समय है 1498। पुर्तगाली के बाद में आए डच, ठीक है। डच जब भारत के अंदर आए थे 1596 में पहली बार और 1602 में इनकी फैक्ट्री लगी, ठीक है। 1596 में पहली बार भारत में प्रवेश और 1602 में फैक्ट्री लग जाना, ठीक। डच कहाँ के लोग थे? नीदरलैंड, ठीक है, जो आज पहले हॉलैंड कहलाता था, हॉलैंड कहलाता था, आज के समय में नीदरलैंड कहते हैं लोग। उसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश भारत के अंदर कब है? 1608, ठीक है, 1608 में आए। अब 1608 है एक डेट, कोई बोलता है 1611, कोई बोलता है 1613। ये 3 डेट याद रखी जाती है। हाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ, ये 3 डेट याद रखी जाती है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया 1600, तब 1608 में, 1608 में जब ये पहली बार आया, तो इसने यहाँ पे जहांगीर से परमिशन ले ली थी यहाँ पे एक सेल खोलने की। सेल का मतलब होता था ऑफिस, व्यापारिक कोठी खोली गई सूरत के अंदर, तब 1608 में एक व्यापारिक कोठी खोली गई, जिसका मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ट्रेड होता था उसके सामान को स्टोर किया जाता था, इतना काम था यहाँ पे इसका, ठीक। 1611 में पहली फैक्ट्री खुल गई, ध्यान रखिए 1611 में पहली फैक्ट्री। वो फैक्ट्री टेम्परेरी है। टेम्परेरी किसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? अस्थायी, अस्थायी,
काम चलाओ। बस काम चलाओ। अस्थायी फैक्ट्री खुल गई है क्या 1611 में? कहाँ पर खुली थी? मसूलीपट्टनम। कहाँ पड़ता है मसूलीपट्टनम? यहाँ हाँ दक्षिण में कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है मसूलीपट्टनम। तो पहली अस्थायी फैक्ट्री अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या है? मसूलीपट्टनम में। फिर 1613 के आते, 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी एक स्थायी फैक्ट्री, ठीक। तो 1608, 11, 13 तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना है हमको। 1608 याद रखना है इसलिए हमको कि पहली व्यापारिक कोठी इस समय में खुल गई थी, 1611 अस्थायी फैक्ट्री खुल गई थी इस समय, और 1613 याद रखना स्थायी फैक्ट्री खुल गई थी, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। इंग्लिश के बाद भारत में है डेन्स। डेन्स कहाँ के? डेनमार्क, नाम से दिख रहा है ना, डेन्स मतलब डेनमार्क, ठीक है। तो ये लोग डेनमार्क के लोग, ये लोग भारत में 1616 कब आए? 1616 में, ठीक। उसके बाद में आए कौन? फ्रेंच या फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भारत में 1664। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए थे, ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए थे। ये लोग गए हैं कब? 1961-62 में गोवा की ट्रीटी जब हुई थी, गोवा को इन्होंने आज़ाद किया, और गोवा इन्होंने कैप्चर कब किया? 1530 में, ठीक है। 1530 से लेकर सोचो कब तक? 1661, इतना लंबा इन्होंने राज किया। फ्रांसीसी 1664 में। अब ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है 2021 में, आईएएस में पूछ लिया, और कहीं मत जाओ। पीसीएस ईसीएस तो बहुत छोटे एग्जाम, आईएएस में पूछ लिया था, बोले कि पहले कौन आए थे भारत के अंदर, क्रोनोलॉजी में लगा था, ठीक है। तो पहले आपको डेट के साथ में याद रखना है कि पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच, ठीक है। ये इनकी क्रोनोलॉजी है भारत में। सारी डेट भी याद रखो, 1498, 1596, 1608, 1616 और 1664, ये सारी डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है? इंग्लिश और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली हम लोगों ने जितना पढ़ा सफिशिएंट है, बहुत पढ़ लिया, इतना सफिशिएंट है। ये जो है डच, अब देखो ये 1664 बता रहा हूँ, 1664 में सारी यूरोपीय पावर भारत के अंदर आ चुकी है। अब सारी यूरोपीय पावर भारत के अंदर आके व्यवसाय कर रही है, तो इन व्यवसाय करते समय इन सब में आपस में टकराव होने चाहिए ना। तो ये सब इनके बीच में टकराव हुए, जिन टकराव के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको हराया और हरा के एक सुप्रीम लीडर बन गई। अब इनके क्या क्या टकराव थे, वो टकराव हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के देखेंगे उसके बारे में। लेकिन पुर्तगाली या यूरोपीय भारत के अंदर आए क्यों थे, इसका कारण अगर आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा 3G, ठीक है। अगर पूछे कारण आपसे कोई तो बोलिएगा 3G। 3G कारण थे जिसकी वजह से ये भारत में आए। अब ये 3G को शॉर्टकट में जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद करने का तरीका है, पहला है गोल्ड। गोल्ड का मतलब पैसा, रुपया, धन, दौलत, इसकी वजह से ये भारत के अंदर है, ठीक है। पहला गोल्ड। दूसरा कह सकते हैं ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है कि ये जो रोमन एम्पायर में ग्लोरी खो चुके थे, रोमन ने कंट्रोल कर लिया, वो ऑटोमन ने कंट्रोल कर लिया था रोमन को, तो पूरे समाज में इनकी बेइज्जती हो चुकी थी। अब कोई समाज दूसरे समाज में जाके जब व्यापार करता था तो उसकी यहाँ पे क्या होती थी, ग्लोरी में बढ़ोतरी होती थी। तो इन लोग ने भारत के अंदर आने का जो मार्ग चुना उसका मतलब था अपनी ग्लोरी को और ज़्यादा प्रभुत्व दिखाना, कि मतलब देखो कि हम लोग अभी भी ग्लोरीफाइड है, हम लोग अभी भी इतना है कि हमारा दुनिया के अंदर सिक्का चलता है कि हम भारत में व्यापार कर रहे हैं, हम अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं। तो दूसरा कारण था ग्लोरी, ये अपने ग्लोरी के लिए आए थे और ग्लोरी के ही युद्ध हुए हैं। ये जितने भी युद्ध हुए कि कौन समृद्ध ज़्यादा रहेगा इस बात के तो युद्ध हुए, तो ये ग्लोरी के युद्ध। तीसरा कारण था गॉड, ईश्वर। तीसरा कारण है गॉड, ईश्वर, मतलब क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। यूरोपीय भारत के अंदर या अमेरिका के अंदर क्यों जा रहे थे, वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए जा रहे थे।
वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, इसलिए आते थे। तो ये 3 G's को याद रखिएगा, ये 3 G कारण थे जिसकी वजह से यूरोपीय भारत के अंदर आए। अभी कभी भी कारण पूछ ले यूरोपीय भारत में क्यों आए, तो गोल्ड, ग्लोरी और गॉड की वजह से आए। इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो कि गोल्ड का क्या मतलब है, ग्लोरी का क्या मतलब है, गॉड का क्या मतलब है। एक कारण और बता देते, एक कारण है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम समझते हैं आप? हाँ, सामंती व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं। सामंती व्यवस्था के अंदर क्या होता है, एक क्रोनोलॉजी होती है। जैसे क्रोनोलॉजी हर चीज़ में होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है, ऐसी साम्राज्यों में भी होती है। आपके यहाँ की अगर आप सिविल सर्विसेज की क्रोनोलॉजी देखो तो सिविल सर्विसेज की क्रोनोलॉजी में बोला जाता है ना, चीफ सेक्रेटरी सबसे सुप्रीम, चीफ सेक्रेटरी के बाद में आईएएस की पोस्ट आती है, आईएएस के बाद में आईपीएस आता है, आईआरएस आता है, आईएफएस आता है, ये सब एक क्रोनोलॉजी, एक क्रोनोलॉजी। तो इसी तरीके से सामंती व्यवस्था भी होती थी। अब जब ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पर रूल करने आया तो यूरोपियों की सामंती व्यवस्था को उसने बर्बाद कर दिया। तो ये लोग अपनी सामंती व्यवस्था के बर्बाद होने की वजह से दूसरे राज्यों में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे। तो सामंती व्यवस्था होती क्या है, देखिए सामंती व्यवस्था में राजा सबसे सुप्रीम होता है, राजा सबसे ऊंचे पद पे बैठता है। जैसे आज के समय में महाराज बैठे हुए हैं इंग्लैंड की गद्दी के ऊपर, प्रिंस चार्ल्स थर्ड ही तो है, तीसरे वाले, तो वो महाराज है सबसे ऊपर सुप्रीम गद्दी पे बैठे हुए। महाराज के बाद में, किंग के बाद में आते थे नोबल्स। नोबल्स वही वजीर, अधिकारी, जो भी इस तरीके के लोग हुआ करते थे, नोबल्स आते थे। नोबल्स के बाद में आते थे लॉर्ड्स, हम लोग जिनको कहते थे। लॉर्ड्स का मतलब होता था व्यापारी, खास करके जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर बने भारत में, वो सब लॉर्ड्स ही तो कहलाते थे। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, ये सब लॉर्ड ही कहलाते थे, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होते थे किसी कंपनी के। तो व्यापार के रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड्स कहलाते थे। लॉर्ड्स के नीचे जो लोग आया करते थे वो लोग हुआ करते थे सर्फ। सर्फ का मतलब कपड़े धोने वाला सर्फ नहीं, ठीक है। सर्फ का मतलब होता था पीजेंट्स, फार्मर्स। फार्मर्स वो सर्फ कहलाते थे जो फार्मर्स जितना भूमि पे काम करते थे उसके बदले उनको उसकी मजदूरी दे दी जाए, वो सर्फ कहलाते हैं, मतलब मजदूर कह लो आप, वो सब। तो ये एक व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को यूरोपियों का किसने बर्बाद कर दिया, ऑटोमन ने। ऑटोमन ने राजा खत्म कर दिया, ऑटोमन ने नोबल खत्म कर दिया, ऑटोमन ने ये सब खत्म कर दिया। सब किसके हाथों में आ गया था, किसानों के हाथों में। तो किसान वहाँ पे जिम्मेदार हो गए थे कि किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को बचाएं। तो इस साम्राज्य को बचाने के लिए उनकी मदद करी लॉर्ड्स ने। लॉर्ड्स कौन, व्यापारी लोग हुआ करते थे। तो व्यापारी लोग निकले, चलो हम तुम्हारी फसल लेके वहाँ बेच आएंगे और वहाँ की फसल लेके यहाँ पे चले आएंगे। तो लॉर्ड्स ने संभाला फिर यूरोपियों को, ठीक है। तो ये तमाम क्रोनोलॉजी है। एक कारण आप सामंती व्यवस्था भी लिख सकते हैं, यूरोप की सामंती व्यवस्था, जिसकी वजह से यहाँ पे यूरोपीय भारत के अंदर आए। तो भारत के अंदर यूरोपियों के आने के कारण हमको पता लगे, ठीक है। कोई भी यूपीएससी के अंदर या कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो तो वहाँ पे 5 Ws याद रखे जाते हैं, 5 W। पहला याद रखा जाता है व्हाट, क्या, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं यूरोपियों का आगमन, ठीक। व्हाट के बाद में व्हेन, कब, यूरोपीय आगमन 1498 में, कब, डेट देख ली अपने सबके। वाई, तीसरा पढ़ते हैं वाई, क्यों, ठीक है। क्यों देख लिया हम लोगों ने, ये रीज़न समझ आ गया। 3 Gs फ्यूडल सिस्टम। उसके बाद में पूछता है आपसे हाउ, कैसे, कैसे भी देख लिया हमने मैप के थ्रू, किस तरीके से ये लोग भारत के अंदर आए थे। ये तमाम तरीके थे भारत के अंदर आने के, ठीक है। तो ऐसे कुछ और बचा, वेयर, एक W बचा, वेयर। तो वेयर का मतलब होता है भारत के जिस एरिया के अंदर है उस कोठी या व्यापारिक कंपनी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये तमाम तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के। यूरोपियों के आगमन से अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो इन 5 W से बाहर नहीं पूछेगा। मुगल हम लोग का ख़त्म हो चुका है, आपकी जिम्मेदारी है किताब में जाएंगे, स्पेक्ट्रम उठाइए, विपिन चंद उठाइए, कुछ भी उठाइए, यूरोपियों के आगमन से पहले का सब कुछ ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम के अंदर शुरू के 3-4 चैप्टर खराब हैं, उनको मत पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ना है, उत्तरकालीन मुगल काल से पढ़ना है। मुगलों के जो उत्तरकालीन है उसी को पढ़ना है सिर्फ, और सिर्फ उसको पढ़िए। उसके बाद में सीधे चले आइए यूरोपियों के आगमन के ऊपर, और यूरोपियों का आगमन पढ़ लीजिए फिर उसके बाद, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ा दिया उतना रिवाइज करिए। 2 दिन की छुट्टी है ना, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। मंडे को जब मिलेंगे तो एक बहुत रैपिड रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ तक का, और उन सब में आप सबका योगदान चाहिए मुझे, आप सब लोग बताएंगे उस सब के बारे में। चलिए यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। हाँ, मुझसे टिक लगवा लें।
टिक लगवा लेना मुझसे। प्रमोद वर्मा, आज 25 तारीख है। रजनी देवी, शांति स्वरूप, वेद प्रकाश, वजाहत अली, गुलफशां, कौशल वर्मा, शिवांशी मिश्रा, विशाल कुमार वर्मा, अरुण कुमार, शोभना भारती, सुरभि मौर्य, तुलसी, पूनम देवी, अपर्णा मिश्रा, कीर्ति वर्मा, मोहम्मद फैजान, शिवांगी दीक्षित, कनक शर्मा, नीरज वर्मा, शुभी दीक्षित, पूजा देवी, भावना सोनकर, वर्षा, अच्छा लगा दी पहले, मोहम्मद सैफ अंसारी,